स्टूडेंट्स, हम ग्लूकोज के विघटन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल देख चुके हैं। और अंतिम जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ईटीएस, ऑक्सीडेटिव और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ईटीएस है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस का क्या है, लास्ट स्टेप है। इस प्रोसेस के अंदर NADH2 और FADH2 अणु, जो कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में बने थे, उनसे इलेक्ट्रॉन है उनसे जो इलेक्ट्रॉन है वो आणविक ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका अधिकांश भाग एटीपी निर्माण के काम आ जाता है तथा शेष भाग है ये ऊष्मा के रूप में निष्कासित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का के NADH2 व FADH2 से ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन वाहकों द्वारा स्थानांतरण के दौरान एटीपी के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। इसमें हम देखेंगे कि NADH2 और FADH2 से जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन यह इस हाइड्रोजन का स्थानांतरण डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं होता है। हाइड्रोजन के प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन में नियोजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ग्राही या यूँ कहें कि जो वाहक होते हैं उनसे एक वाहक से दूसरे वाहक को होता है, और प्रोटॉन है ये जलीय माध्यम में रह जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन का जो अंतिम ग्राही होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। और इस ग्राही से इसमें एक वाहक से दूसरे वाहक पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण एक चैन में, एक श्रृंखला के अंदर होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, ईटीएस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि 5 प्रकार के पदार्थ हैं, इससे जुड़े रहते हैं। फर्स्ट है पाइरिडिन लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज। यह ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें NAD+ को एंजाइम के रूप में प्रयुक्त होता है, और इनकी उपस्थिति में साइटोसोल व माइटोकॉन्ड्रिया में डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस के फलस्वरूप उत्पन्न हाइड्रोजन को NAD+ द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। सेकंड है फ्लेविन लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम के साथ FMN एवं FAD प्रोस्टेटिक समूह होते हैं। NADH डिहाइड्रोजिनेज का प्रोस्टेटिक समूह FMN होता है, जो कि NADH से हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का प्रोस्टेटिक समूह FAD होता है, जो कि सक्सेनिक अम्ल से निर्मुक्त हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। थर्ड है कोएंजाइम Q। यह कोएंजाइम 2 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। फोर्थ है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम है हीम युक्त प्रोटीन होते हैं। साइटोक्रोम में प्रोस्टेटिक समूह आयरन युक्त पोरफायरिन होता है। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय फेरिक आयन है ये फेरस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिफ्थ है आयरन सल्फर प्रोटीन। यह हीम रहित प्रोटीन होते हैं। यह प्रोटीन NADH डिहाइड्रोजिनेज, फ्लेवोप्रोटीन व साइटोक्रोम B के साथ संबद्ध होते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन या केंद्र इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते रहते हैं। यहाँ हम ETS साइकिल को देख सकते हैं। ETS साइकिल के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है NADH2 से इस हाइड्रोजन का स्थानांतरण किसको हो जाता है, FAD को हो जाता है, जिससे कि FADH2 का निर्माण होता है। और यहाँ से इस हाइड्रोजन का स्थानांतरण आगे हम देखेंगे कि साइटोक्रोम का एक चैन होती है, एक साइटोक्रोम की श्रृंखला होती है। उस साइटोक्रोम की श्रृंखला में इसका क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव में मुक्त कर दिया जाता है, जिसको अंत में ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 से होते हुए लास्ट अंत में ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि
जो साइटोक्रोम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किए जाते हैं, इसमें उपस्थित आयरन के द्वारा, जो कि फेरस आयन होता है, वो फेरस आयन इसको ग्रहण करके, फेरिक आयन इसको ग्रहण करके फेरस आयन के अंदर परिवर्तित हो जाता है, और ये फेरस आयन वापस अगले साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन दे करके वापस किस में बदल जाता है, फेरिक आयन के अंदर बदल जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अंत में क्या किसका निर्माण होता है, वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है, और एक NADH2 के ऑक्सीडेटिव जो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, उससे 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं 3 ATP अणुओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जबकि एक FADH2 के एक अणु के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितने ATP अणुओं का निर्माण होगा, 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो क्रेश साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 और FADH2 का जो निर्माण होता है, उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर इसको इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि लास्ट में ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण करके और जल में बदल दिया जाता है, और ऊर्जा की प्राप्ति ATP के रूप में होती है। एक NADH2 से 3 ATP अणु बनते हैं, और एक FADH2 से 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है।